सिविल सर्विसेज के सिलेबस को बहुत ही गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, कक्षा का प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार आपके चैट देख लूं और ये देख लूं कि मेरी आवाज़ सही तरीके से आप तक पहुंच रही है या नहीं। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेज मुझे दिख रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेज हैं सिविल सर्विसेज के सिलेबस को। हाँ, आवाज़ भी मेरी जा रही है आप तक। तो आदर्श, शालू, ममता, सबको गुड मॉर्निंग। रुचि, शुक्ला, आशीर्वाद, प्रिया, सबको गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राजमन, देवाराम, मनीषा धाकर, शारदा, सबको गुड मॉर्निंग। शिवम, खुश रहिए। हेमंत, एडोल्फ हिटलर, रश्मि राजपूत, सबको नमस्ते, सबको गुड मॉर्निंग। तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी आवाज़ जा रही है। और कल की क्लास शुरू होते ही बंद हो गई थी दोस्तों, उसका रीज़न मैं आपको बता देना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करूंगा कि कभी ऐसी गतिविधियां हों आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, तो आप उन गतिविधियों का हिस्सा ना बने। कल मुझे मेरे केबल ऑपरेटर ने जो फोटोग्राफ्स भेजे वो बहुत ही समाज के बारे में मान्यता को बदल देने वाले हैं। जहां से पूरी केबल की सेटिंग जा रही है, पूरी ये लोकेलिटी में आप समझ सकते हैं कि करीब 5-7 वर्ग किलोमीटर रेंज में दिवाली अभी आई नहीं है, पता नहीं फिर भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिन्होंने वहीं पे सारा अपना होली का दिवाली पता नहीं क्या जलाना चाहते थे, उन्होंने पूरा जला दिया और केबल का पूरा तार धू धू करके जल उठा। पूरे एरिया का नेटवर्क कल दिन भर बाधित रहा। तो बहुत ही प्रायोरिटी के बेसिस पे उसको हमने फिर 10 बजे रात तक करके, तो अब अपना नेटवर्क बुलंद है। तो कल की प्रॉब्लम बाद में पता चली कि वो बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। मैं तो डर गया था कि पता नहीं ये कैसे ठीक होगा, क्योंकि सारी तारें, बट मानना पड़ेगा कि 10 बजे रात तक जग करके उन्होंने फिर से सारा रिकवर कर लिया। और इसीलिए आज तो उनको थैंक्स हमारे इंजीनियर साहब को कि उन्होंने कर लिया। तो अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है। मैंने ये भी कहा कि वहाँ अपना एक आध आदमी बैठाओ भाई, इस तरह के एलिमेंट्स अगर उन्होंने अनजाने में कर दिया, उनको पता नहीं चला, तब तो अलग बात है, अगर जान के कर रहा है तो एनीवे। तो वो रीजन था जो मैंने आपको बताया। अब उसके उपलक्ष्य में हमारी कल एक कक्षा, मतलब हमारी आपकी सबकी नहीं हुई और समय पे भी सिलेबस ख़त्म करना है। तो अब मैं चाहता हूं कि यदि आपकी इसमें सहमति हो, आपकी सहमति से ही होगा कि 9 से 11 की बजाय 9 से 11:30 आधे घंटे टाइम को हम एक्सटेंड करने वाले हैं आगे के लिए, ताकि ये गैप सारा अपना कवर हो जाए और सुचारू तरीके से हो जाए। और ज़रूरत पड़ी, मैं कह रहा हूँ ज़रूरत पड़ी तो संडे को भी हम लोग क्लास रख सकते हैं। तो इस बात के लिए हम और सभी प्रतिबद्ध हैं कि समय सीमाबद्ध तरीके से आपका सिलेबस खत्म हो। इसलिए आप देखते हैं कि कमल सर इवनिंग में पैरेलल क्लासेस ले रहे हैं, मॉर्निंग में मैं ले रहा हूं, ताकि जो प्रॉमिस किया गया 1 ईयर का मतलब 1 ईयर है, इसी से रेपुटेशन बनेगी आगे। तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया है। तो एक बार आप थंब दे देंगे यदि आप इस बात से सहमत हैं, मेरी आवाज़ जा रही है आप तक और मैं देख रहा हूँ बुलंद जा रहा है, कि मैं आज से 2.5 घंटे की कक्षा अब आपके लिए लूँगा जब तक सब कुछ ठीक से कवर ना हो जाए। मतलब कि जो ये टाइम है ये हम अपना टाइम मेंटेन ना कर लें, ताकि वो टाइम ठीक है। 3 आवर्स भी कर सकते हैं, तो 3 आवर्स की अभी ज़रूरत नहीं, अभी तो एक दिन ही मेंशन हुआ है, तो उसको हम लोग एक वीक में कर लेंगे। तो आज से क्लास की टाइमिंग क्या हो गई, 9 से लेकर 11:30, हाफ एन आवर मैंने बढ़ा दिया, ताकि हम कल को ये भी ना कहें कि भाग दौड़ करके सिलेबस खत्म करवा भाई, आखिर तो समय कम, और ये भी ना हो कि टाइम एक्सटेंड हो जाए 1 ईयर से। तो उसका एक ही रास्ता बचता है कि जो समय बर्बाद हुआ है उस समय को हम किसी भांति कवर कर ले। तो थम्स ही थम्स है। इसका मतलब मैं मानता हूं कि मेरे रेंचो लोग मतलब बहुत उत्साहित है। तो 2.5 घंटे की क्लास चलेगी। और मैं कह रहा हूं जरूरत पड़ी, यदि मुझे फील होगा कि नहीं सिलेबस ये हो रहा है, तो मैं संडे को भी क्लास को कंटिन्यू कर दूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब एकदम विषय पर आ जाते हैं, समय को बिल्कुल बर्बाद किए बिना। और सब लोग रिफ्रेश कर लीजिए। हाँ, तो फिर से चूंकि बीच में 1-2 दिन गैप हो गया, तो मैं आपको जस्ट रिकैप करवा दूं चीज़ों को। राज्यपाल टॉपिक हमने शुरू किया था, अभी बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। 2-3 राज्यपालों के आचरण के कारण विवादित हो गया, राजस्थान का मामला, महाराष्ट्र का मामला। तो अभी तक हमने राजस्थान के राज्यपाल के बुनियादी फैक्ट्स देखे, नियुक्ति, पदमुक्ति, वो सब। फिर राज्यपाल की शक्तियां देखी, जहां हमने देखा प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, वीटो की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, और ये सारी शक्तियां तो राष्ट्रपति के ऑलमोस्ट समान है, अंतर भी देखा।
लेकिन एक स्वाविवेक की शक्ति अलग से देखी। याद करें आर्टिकल 163 का क्लॉज 1, 163 क्लॉज 2 और 163 क्लॉज 3, तीनों आपको लिखवाया। उसके बाद हमने एक प्रश्न हल किया था जो यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न था कि भारत में राज्य का राज्यपाल 2 ताज धारण करता है, और बताया गया 2 ताज का मतलब 2 भूमिकाएं। तो पहला हिस्सा दिखाना है कि संवैधानिक प्रमुख की भूमिका, और फिर दिखाना है कि वास्तविक केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका। तो मैं समझता हूं यहां पर एंड किया था। अब आगे लिखिए फिर से, जहां पे बफरिंग शुरू हो गई थी पिछले क्लास में, तो वहीं से एकदम फिर से फ्रेश शुरू कर रहा हूं। तो पुराना जो 1 2 5 मिनट आपने पढ़ लिया था उसको माइनस करके एकदम फ्रेश शुरू कीजिए। हेडिंग दीजिए राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद। राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद। बिल्कुल क्लास चल रही है क्या? कुछ लोगों को क्लास नहीं चल रही है? क्लास बिल्कुल चल रही है। शिवम जी, कवि, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, तो क्लास चल जाएगी। क्लास चल रही है सबको? मुझे लग रहा है चल रही है, जिस तरह से आपके थम्स आ रहे हैं। तो जिनका नहीं चल रहा है वो रिफ्रेश कर लीजिए, मतलब निर्माण टीम से बात कर लीजिए, ठीक है। तो क्लास में भी आपके इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम होगी क्योंकि इधर चल रही है क्लास। तो अब हेडिंग दीजिए राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद। ये जो पुराना आपने पढ़ा वो जानने के लिए, वो बेसिक्स के लिए कि ये विवाद समझ पाए उसके लिए वो पुराना था। बट ध्यान रखना सवाल यूपीएससी में ये नहीं आएगा कि राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करें। आएगा राज्यपाल 2 ताज धारण करता है, या राज्यपाल से संबंधित वर्तमान विवाद, मतलब उस पर कोई सवाल आएगा। तो हेडिंग दीजिए राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद। यहां पहले 3 4 लाइनें में इंट्रोडक्शन में देता हूं कि यदि राज्यपाल के पद के डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रश्न आए तो कैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है। कि भारत में राज्य के राज्यपाल से, भारत में राज्य के राज्यपाल से दोहरी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। भारत में राज्य के राज्यपाल से दोहरी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। भारत में राज्य के राज्यपाल से दोहरी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। इसी तरह इंट्रोडक्शन देना, अपेक्षा की जाती है जिससे राज्यपाल का पद विवादित हो जाता है, जिससे राज्यपाल का पद विवादित हो जाता है। तो आपको जिसके कारण, फिर से मैं बोल रहा हूं, भारत में राज्य के राज्यपाल से दोहरी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है, दोहरी भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है, जिसके कारण कभी कभी राज्यपाल का पद विवादित हो जाता है। फ्रेश एकदम लाइन, विवादित हो जाता है। केंद्र का प्रतिनिधि होने के नाते, केंद्र का प्रतिनिधि होने के नाते वह कुछ मामलों में, केंद्र का प्रतिनिधि होने के नाते वह कुछ मामलों में राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते वह कुछ मामलों में राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेता है, राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेता है, इच्छा के विरुद्ध निर्णय लेता है। कई बार ये निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। कई बार ये निर्णय राजनीति से प्रेरित होते हैं। राजनीति के आगे लिख ले दलीय राजनीति से प्रेरित होते हैं, दलीय राजनीति से प्रेरित होते हैं, जिससे राज्यपाल का पद केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का कारण बन जाता है। कई बार ये निर्णय दलीय राजनीति से प्रेरित होते हैं, जिसके कारण राज्यपाल का पद केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का एक प्रमुख कारक बन जाता है, विवाद का एक प्रमुख कारक बन जाता है। विशेषकर उन परिस्थितियों में, फुल स्टॉप, उसके बाद लिखें विशेषकर उन परिस्थितियों में जब केंद्र और राज्य में, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल सत्ताधारी दल होते हैं।
तो केंद्र होगी और राज्य में शिवसेना होगी। केंद्र में मोदी होंगे, राज्य में गहलोत होंगे। विशेषकर उन परिस्थितियों में जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दल सत्ताधारी दल होते हैं, अलग अलग दल सत्ताधारी दल होते हैं, तो राज्यपाल केंद्र में सत्ताधारी, तो राज्यपाल केंद्र में सत्ताधारी राजनीतिक दल, तो राज्यपाल केंद्र में सत्ताधारी राजनीतिक दल के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन बन जाता है। तो राज्यपाल केंद्र में सत्ताधारी राजनीतिक दल के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन बन जाता है। केंद्र में सत्ताधारी राजनीतिक दल के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन बन जाता है, जिससे राज्यपाल का पद विवादित हो जाता है, जिससे राज्यपाल का पद विवादित हो जाता है, जिससे राज्यपाल का पद विवादित हो जाता है। तो पहले इंट्रोडक्शन में हमें बताना है कि दोहरी भूमिका निभानी है, केंद्र का प्रतिनिधि और राज्य का संवैधानिक प्रमुख, और इसी के कारण विवाद होता है। तो विवाद के कारण की यहां से शुरुआत करेंगे कि जब दोहरी भूमिका आप देंगे तो वहां पर यदि राज्यपाल निष्पक्ष है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि केंद्र में अलग दल है, भाजपा है, राज्य में कांग्रेस है, तो यदि इस तरह की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल दलीय दृष्टिकोण से काम करता है, और तब संवैधानिक प्रमुख की भूमिका भी केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका से बाधित होती है। याद करें राजस्थान में, नाम लिए बगैर हम क्या बता रहे कि राजस्थान में सत्र बुलाना, यह सब करना, मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने का अवसर देना संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसकी भूमिका थी, उसका कार्य था, उसको करना चाहिए था। लेकिन उसने किस भूमिका को तरजीह दे दी? केंद्र का प्रतिनिधि, और केंद्र में भी दलीय राजनीति से प्रेरित होकर काम कर बैठा कि मोदी जी, अमित शाह ने कहा कि संविधान की भूमिका को मारो गोली। यह सही है कि सत्र बुलाना, यह सब मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करना है राज्यपाल को, लेकिन उन्होंने दलीय, एक सेकंड दोस्तों, वहां पर स्थिति खराब हो जाती है। एक सेकंड, ये ऐप चला गया है। हाँ, अभी मैं इसको सुन, तो जब उसको देते हैं, तरजीह देते हैं, तो आपकी स्थिति खराब हो जाती है। तरजीह देते हैं, स्थिति खराब, तो इसका मतलब केंद्र और प्रांत में यह चीज हमें इंट्रोडक्शन के रूप में दिखानी है। उसके बाद लिखते हैं विवाद से संबंधित मुद्दे। तो पहले विवाद का कारण बताएंगे, फिर मुद्दे। वही चीज दोस्तों जो हमने लिखवाया उसी को एक्सप्लेन किया कि जब संवैधानिक प्रमुख की भूमिका पर हावी हो जाती है केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका, तो ये स्थिति पैदा होती है। अब कुछ चीजें लिखते हैं, राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद के मुद्दे। अभी कोई नई बात नहीं बताई है, वही पुरानी ही बात थी, अब आती है नई चीज, तो एकदम फ्रेश बता रहा हूं। हेडिंग दीजिए, राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद के मुद्दे। तो पहले बताएंगे जो आपने लिखा है एक पैराग्राफ कि विवाद क्यों पैदा होता है, फिर बताएंगे कि विवाद के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। पहला लिखें, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। पहला, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। अभी ने एक बहुत ही जबरदस्त खबर लिखी है जिसको बताना जरूरी है। अभी अभी अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत ही गजब की खबर है। मेरी तो इच्छा हो रही कि क्लास बंद करके टीवी देखूं, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं, आप डरेंगे नहीं, क्लास ही लूंगा। बट जो खबर आपने सुनाई वो तो एकदम देखने लायक है। मतलब अगर ऐसी बात सही है, और अभी ने सही लिखा होगा कि अर्नब गोस्वामी को सीआईडी, याद करें सीबीआई केंद्र का है, सेंट्रल ब्यूरो, और सीआईडी हर राज्य का अपना होता है। तो सीआईडी उद्धव ठाकरे का है, उसके पॉकेट में है। तो अभी ये खबर आ गई है कि सीआईडी अभी जस्ट अभी मतलब अब आप समझ सकते हैं कि मेरे जैसा राजनीति में रुचि रखने वाला व्यक्ति कितना मन मार के यहाँ पे भी आपके सामने खड़ा है। मन तो हो रहा है कि सीधे जाकर टेलीविजन को खोलूं और देखूं, बट मैं जाऊंगा नहीं, 11:30 से पहले मैं हिलूंगा नहीं। मन मार के यहाँ पे बैठा हूँ कि अर्नब को अरेस्ट कर लिया, गुड। तो आज अब कुछ 2-4 दिन जबरदस्त जो है इस देश में माहौल चलेगा। तो एनीवे, विवाद से संबंधित मुद्दे। पहला लिखें, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना।
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। तो पहला विवाद का मुद्दा क्या है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। अब यहां पर देखिए कि विवाद कब होगा कि दो राज्य हैं, एक है बंगाल और एक यूपी। तो यूपी भाजपा शासित है, बंगाल विपक्षी दल के द्वारा शासित है। तो यूपी में भी क्राइम है, यूपी में भी ऐसा नहीं है हर जगह वो चीज हो रही है, लेकिन बंगाल में छोटा सा दंगा हो गया तो वहां का राज्यपाल तुरंत रिपोर्ट बना देगा कि संविधान विफल है और केंद्र तुरंत राष्ट्रपति शासन लगा दे। जबकि यूपी में उससे बड़ा दंगा हो जाए लेकिन यूपी का राज्यपाल यह सिफारिश नहीं करेगा, तो वहां पर केंद्र राज्य संबंधों में तनाव होगा, राज्यपाल का पद विवादित होगा कि इतनी छोटी घटना को राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रतिवेदन में क्यों मेंशन किया। बट 10 सेकंड का मुझे समय देंगे दोस्तों, थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि ये लाल हरा काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है कल से नेट। 10 सेकंड का थोड़ा सा समय देंगे, 10 सेकंड का मैं आपसे समय मांग रहा हूं, थोड़ा सा अभी वेट करना है क्योंकि मैं खुद बहुत डिस्टर्ब फील। हाँ अभी जैसे फिर मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया तो अब वो बंद हो जाएगा। नहीं अभी तो ग्रीन आ रहा है बट, और बीच बीच में भी ये सुबह से ही मैं देख रहा था कि वो ग्रीन और रेड और ग्रीन और रेड का चक्कर चल रहा था। सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? समस्या ही समस्या है। क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? बहुत ही दिक्कत। अच्छा चल रहा है, चलिए देखते हैं अब ठीक चले। मैं बताया तो है, आवाज़ अभी आ रही है मुझे लग रहा है अब। अच्छा सबके थम्स आ रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? चलिए अब भगवान से दुआ करता हूँ कि अब समस्या ना हो। आप समझ सकते हैं कितना तनाव मुझे हो जाता है। हाँ काला टीका सब लोग एक बार लगा लीजिए तो, और एक बार सब लोग भगवान को अपने अपने मन में याद कर लीजिए कि अब इंटरनेट की शक्ति को ईश्वर की शक्ति मिल जाए तो थोड़ा सा इस प्रकार से हो कि अब डिस्टरबेंस ना हो। चलिए एनीवे फिर से शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब डिस्टरबेंस नहीं होगा। 10-20 सेकेंड का समय है, सब लोग फटाफट आ जाइए। हाँ अब कंटिन्यू कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, अभी 9:30 ही हुए हैं, 11:30 तक तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोवाइडेड। अब मैंने सब फ़ोन भी कर दिया, इस बीच में सब कुछ कर दिया है। अब मैं क्या कहूँ, मतलब शुरू करते हैं। चलिए अभी तो लगातार ग्रीन सब कुछ ठीक दिख रहा है तो शुरू करते हैं। चलिए अब फिर से एकदम फ्रेश करिए। राज्यपाल के संबंध में विवाद के प्रमुख मुद्दे, और पता नहीं ये राज्यपाल टॉपिक जब से आया है तभी से समस्या है। इसको अगर आप थोड़ा सा उस रूप में लेंगे तो राज्यपाल टॉपिक जब से आया है तब से स्थिति बहुत खराब है। राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद के मुद्दे। पहला लिखें, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। फटाफट अब लिखते चलें, थम्स आ गया है। अब पढ़ाई करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन, पहले मैं सारा लिखवा देता हूं। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। दूसरा लिखें, राजनीतिक उद्देश्यों से
राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राजनीतिक उद्देश्यों से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को केंद्र के लिए आरक्षित करना। राजनीतिक उद्देश्यों से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को केंद्र के लिए आरक्षित करना। केंद्र के लिए आरक्षित 3-4 पॉइंट है, पहले लिख देते हैं फिर समझेंगे। केंद्र के लिए, तब तक मेरा भी माइंड थोड़ा सा सेटल हो जाएगा। मैं बहुत एक्चुअली में भी गुस्से में हूं, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा तो मैं किस पे अभी बरस पड़ूंगा, तो थोड़ा सा मैं अपने को कूल भी कर लूं। राजनीतिक उद्देश्यों से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को केंद्र के लिए आरक्षित करना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में पक्षपात करना। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में पक्षपात करना। तीसरा पॉइंट लिखें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में पक्षपात करना। चौथा लिखें, विधानसभा में सदन के पटल पर बहुमत का परीक्षण किए बिना अपने व्यक्तिगत समाधान के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। अपने व्यक्तिगत समाधान के आधार पर राज्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करना। और पांचवा लिखे, स्वविवेक की शक्तियों की मनमानी व्याख्या करना। नेक्स्ट, स्वविवेक की शक्तियों की मनमानी व्याख्या करना। स्वविवेक की शक्तियों की मनमानी व्याख्या करना। आइए अब इसको समझते हैं। अभी तक, अब फिर से मैं शुरू से करता हूं, बीच में जो व्यवधान हो गया उसके लिए क्षमा करेंगे। काफी कुछ मैं अपना टेम्पर फिर से कूल ला चुका हूं वापस। राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद की यदि बात करें तो यह काफी विवादित पद है। फिर हमने बताया कि स्वरूप विवाद का क्या है। सामान्यतः जब केंद्र में अलग राजनीतिक दल की सरकार होगी और राज्य में अलग राजनीतिक दल की सरकार होगी और राज्यपाल से दोहरी भूमिका की अपेक्षा है, तो ऐसी स्थिति में वह जब केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को तरजीह देगा और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को तरजीह देते हुए जब केंद्र में सत्ताधारी राजनीतिक दल के निर्देशों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करेगा तो राज्यपाल का पद सामान्यतः विवादित हो जाता है। विवाद के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? विवाद के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? विवाद के प्रमुख मुद्दे में हमने देखा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगाया जाए, राजनीतिक उद्देश्य से राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को आरक्षित कर लेना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में पक्षपात करना। तो ये जो पॉइंट आपने लिखा, ये विवाद के प्रमुख मुद्दे हैं। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः यदि किसी एक दल को बहुमत प्राप्त हो गया तब तो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त ना तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करना चाहिए, मुख्यमंत्री, जो बहुमत का समर्थन प्राप्त करने की क्षमता रखता हो। लेकिन महाराष्ट्र में आपने देखा कि यद्यपि ऐसा साफ प्रतीत हो रहा था कि उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस और एनसीपी सब उसके समर्थन में, फिर भी राज्यपाल ने काफी लंबा डिले किया। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति का मुद्दा, या कई बार हम देखते हैं राजस्थान में अभी हमने देखा कि मंत्रिपरिषद को सदन के पटल पर बहुमत का परीक्षण करने का अवसर ना देना, स्वविवेक की शक्तियों की गलत व्याख्या, जैसे राजस्थान में कलराज मिश्र ने, एग्जाम में नाम नहीं लिखना, लेकिन कलराज मिश्र ने जब राजस्थान में यह बात कही कि सत्र बुलाना, इस पर मैं विचार करता हूं, तो यह उसकी स्वविवेक की शक्तियां नहीं है। तो पहले दिखाएंगे कि राज्यपाल की शक्तियां क्या है, विवाद का स्वरूप क्या है, मुद्दे क्या है, और फिर लास्ट में कुछ सुझाव देंगे। तो इसके सुझाव लिखें, सजेशंस, कि किस प्रकार हम इसको ठीक कर पाएंगे। राज्यपाल के पद से संबंधित सुझाव। पहला लिखें,
राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति और पद मुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करना, राज्यपाल की नियुक्ति और पद मुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करना। क्या क्या सुझाव देंगे, एक एक करके लिखें। पहला, राज्यपाल की नियुक्ति और पद मुक्ति की प्रक्रिया में अभी बिल्कुल हमने सुझाव शुरू ही किया है। मुझे पता था कि जब बफ होता है आज भर थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा, कल से इसका कुछ समाधान निकलना ही निकलना है, क्योंकि मैं आज खुद, आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब कैसे मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं ही जानता हूं। सुझाव, कुछ सुझाव लिखें। पहला, राज्यपाल की नियुक्ति और पदमुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करना। एकदम फिर से शुरू से बता रहा हूं, राज्यपाल की नियुक्ति और पदमुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करना, नियुक्ति और पदमुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करना। यहां हम दिखाएंगे कि जो राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया है पूरी तरह संघीय मंत्रिपरिषद के हाथ में, तो मनमाने तरीके से नियुक्त किया जाता है और मनमाने तरीके से हटा भी दिया जाता है, तो इसमें सुधार करना। सेकंड लिखे, केंद्र में सत्ताधारी दल, केंद्र में सत्ताधारी दल से संबंधित, केंद्र में सत्ताधारी दल से संबंधित, केंद्र में सत्ताधारी दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त न किया जाए। दूसरा सुझाव लिखें, केंद्र में सत्ताधारी दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त न किया जाए, केंद्र में सत्ताधारी दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त न किया जाए। तो जो व्यक्ति केंद्र में, जैसे अभी क्या स्थिति है कि भगत सिंह कोश्यारी केंद्र में सत्ताधारी भाजपा से संबंधित है, कलराज मिश्र भाजपा, तो जब ऐसे व्यक्तियों को, तो यह भी हमें सुझाव देना है कि केंद्र में जो दल सत्ताधारी दल है उससे संबंधित व्यक्ति राज्यपाल नहीं बनेगा। इतने विद्वान है, प्रोफेसर है, ब्यूरोक्रेट है, सबको आप करें, केंद्र में सत्ताधारी को नहीं। तीसरा लिखें, सक्रिय राजनीति में शामिल व्यक्ति को, सक्रिय राजनीति में शामिल व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त ना किया जाए, सक्रिय राजनीति में शामिल व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त ना किया जाए, सक्रिय राजनीति में शामिल व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त ना किया जाए। इसका मतलब यह भी सुझाव दिया गया है कि जो व्यक्ति सक्रिय राजनीति में शामिल हैं उनको राज्यपाल नियुक्त ना किया जाए। कि ये सुझाव, ये तीनों सुझाव जिसकी अभी हमने बात की, कि ये सुझाव सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग, ध्यान रखें ये दो बड़े आयोगों ने ये सुझाव दिए। ये सुझाव सरकारिया आयोग, ये सुझाव, फ्रेश मैं बोल रहा हूं, फिर से फ्रेश बोल रहा हूं, चिंता न करें। ये सुझाव सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने भी दिए हैं। ये सुझाव सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने भी दिए हैं। ये सुझाव सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने भी दिए हैं। मैं देख लेता हूं दोस्तों, थोड़ा सा आज भर क्या आपको करना है कि अब मैं सारा ध्यान मेरा वहीं पर होता है बटन पे, कि जब बफ होता है तो मैं रुक जाता हूं, मैं कुछ बोलता ही नहीं, ताकि एकदम क्लास कंटिन्यूटी। हाँ, थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है, पता नहीं जो स्थितियां हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक रास्ता है कि क्लास में बंद कर दूं और फिर उसको बुलवा के कर दूं, बट मैं वो अभी करना नहीं चाह रहा हूं। तो बफ जैसे ही होता है मैं रुक जाता हूं, तो एकदम फ्रेश सी कंटिन्यूटी में ही चलेगी। हाँ, ये जरूर आपको असुविधा होगी, मुझे उससे ज़्यादा फील हो रहा है कि यह असुविधा आपको जरूर होगी कि अब लिख रहे हैं फिर 10 सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा, बट एकदम कॉन्टिन्यूटी में मैं चलूंगा। इसलिए कॉन्टिन्यूटी में कि मैं जैसे रेड होगा मैं खुद भी रुक जाऊंगा। तो उससे ये सुझाव सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग ने भी दिए। तो इस तरह से इनको भी आप कोट कर सकते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार, पदमुक्ति की प्रक्रिया में सुधार से संबंधित पुंछी आयोग। फिर नेक्स्ट सुझाव लिखें, नेक्स्ट, समान परिस्थिति में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, समान परिस्थिति में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल, अलग अलग राज्यों के राज्यपाल समान निर्णय लें,
समान परिस्थिति में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल समान निर्णय लें। इसके लिए एक निर्देश पत्र होना चाहिए। इसके लिए एक निर्देश पत्र होना चाहिए। समान परिस्थिति में समान परिस्थिति में अलग अलग राज्यों के राज्यपाल समान निर्णय लें। इसके लिए एक निर्देश पत्र होना चाहिए। इसके लिए एक निर्देश पत्र होना चाहिए। समझे कि ये लास्ट वाला क्या है। हम देखते हैं कि किसी राज्य में, अब मान लीजिए कि राजस्थान की बात करें और यूपी की बात करें, तो राजस्थान में एक ऐसे दल का शासन है जो केंद्र में सत्ताधारी दल नहीं है, कांग्रेस का शासन, और यूपी में एक ऐसे दल का, हां, तो मैं रुक गया था और फिर से मैं शुरू कर रहा हूं। उसी पैटर्न पे जो मैंने बोला था। तो सामान्य परिस्थिति में होता है कि अलग अलग राज्यों, जैसे यूपी की बात कर रहे थे और राजस्थान की बात कर रहे थे, तो यूपी में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राज्यपाल दोनों जगह भाजपा का है, व्यवहार की बात करें क्योंकि केंद्र के द्वारा नियुक्त है। तो यदि योगी सरकार के साथ वही संकट पैदा होता जो गहलोत सरकार के साथ हुआ, इमेजिन करिए कि योगी सरकार में कोई ऐसा होता जो 50 या 60 या 70 एमएलए को लेकर अलग होता, जो कि सचिन पायलट ने किया। एक छोटा सचिन पायलट, छोटा योगी यहां पैदा होता। कहां पे? यूपी में। तो राज्यपाल का रवैया बिल्कुल अलग होता। परिस्थिति समान थी, वहां राज्यपाल तुरंत कहता कि बिल्कुल ये सत्र बुलाना मुख्यमंत्री की सलाह पर मैं करूंगा, तुरंत सत्र बुलाता। और राजस्थान में उसी राज्यपाल ने टाल मटोल किया, अलग व्याख्या की। तो कहने का मतलब यही सुझाव है जो सरकारिया आयोग का है या जो पुंछी आयोग का है, कि जब भी परिस्थिति समान हो तो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल के लिए एक निर्देश पत्र होना चाहिए। इसका मतलब आप एक समिति बनाइए, एक कमेटी बननी चाहिए, और वो समिति इन परिस्थितियों को खोजेगी कि सामान्यतः कहां कहां विवाद होता है। सत्र बुलाने पे विवाद हो रहा है, बहुमत सिद्ध करने पे, तो जिन जिन मुद्दों पर या मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर विवाद हो रहा है, अनुच्छेद 356 किन परिस्थितियों में लगाया जाए, जो भी विवाद के मुद्दे हमने पढ़े, तो इनके बारे में निर्देश पत्र कर दीजिए कि यदि इस प्रकार की परिस्थिति होगी तो हर राज्य का राज्यपाल ऐसा ही निर्णय लेगा। तो हमें कहना चाहिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या एक निर्देश पत्र होना चाहिए। तो यदि इन सुझावों का हम पालन करें तो राज्यपाल के पद को विवादित होने से बचा सकते हैं। मैं समझ रहा हूं कि राज्यपाल थोड़ा टुकड़े टुकड़े में हो गया, तो अब मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा समराइज करके आपको बताऊं शुरू से, जिससे कि ये जो टुकड़े टुकड़े की चीज आपको एक प्रकार से फिर माइंड में आ जाए। और प्रयास करता हूं कि मेरा भी माइंड टुकड़े ना हो जाए आज ये देख देख कर गुस्से में। तो राज्यपाल के पद से संबंधित विवाद को समग्रता में समझें। राज्यपाल का पद हमने देखा कि दोहरी भूमिका का पद है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है और वह केंद्र का प्रतिनिधि भी है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करे, और इसके तहत उसकी प्रशासनिक शक्ति, विधायी शक्ति, वीटो की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, ये सब शक्तियां आती हैं। और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वह स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है, जहां मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, और अपेक्षा की जाती है कि मंत्रिपरिषद की बजाय वह केंद्र के हिसाब से वह निर्णय ले, राष्ट्रीय एकता के, संघ के प्रतिनिधि। तो यह हमने देखा दोहरी भूमिका है, दो ताज। अब ये दो ताज ही हमें जब आए कि विवाद क्या है, तो ये दो ताज ही राज्यपाल के पद को विवादित करता है। यह दोहरी भूमिका ही राज्यपाल के पद को विवादित कर देती है। कैसे? इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे विवाद को लेकर कि जब केंद्र में और प्रांत में अलग अलग दल, सत्ताधारी दल होते हैं, तो भारत में सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि राज्यपाल अपनी इस दोहरी भूमिका में तालमेल नहीं बना पाता। वह केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका को ज्यादा तरजीह देता है,
और केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका में भी वह दलीय हित से प्रेरित होकर कार्य करता है। और जब केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका में दलीय हित से प्रेरित होकर कार्य करता है तो संवैधानिक प्रमुख की भूमिका के साथ संतुलन नहीं बन पाता और तब उसका पद विवादित होता है। तो शुरुआत यहीं से देंगे कि विवाद का कारण क्या है। अलग अलग दल का सत्ताधारी दल होना, राज्यपाल का पद में निहित स्वार्थ का घुस जाना, दलीय राजनीति का घुस जाना और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ज्यादा कार्य करना। फिर हमें दूसरे पार्ट में बताना है कि विवाद के मुद्दे क्या है। वही सारे मुद्दे जो स्वविवेक की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, आर्टिकल 200 के तहत विधेयक का आरक्षण राजनीतिक आधार पर करे, मनमाने तरीके से बंगाल के हर विधेयक को आरक्षित कर ले तो विवाद होगा। छोटी घटना होने पर बंगाल में और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करते विवाद होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में दलीय हित के आधार पर काम करना कि महाराष्ट्र में किसी भी दल को जब बहुमत प्राप्त ना हो तो टाल मटोल करना मुख्यमंत्री की नियुक्ति में। इसी तरह स्वविवेक की शक्तियों की गलत व्याख्या करना, कलराज मिश्र का यह कहना कि नहीं भाई ये जो सत्र बुलाने की शक्ति है मेरी अपनी शक्ति है। तो इस तरह से दिखाना ये विवाद के प्रमुख मुद्दे हैं। और हमें लास्ट में कहना है कि राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण पद है और वह पद विवाद से मुक्त हो सके उसके लिए कुछ सुझाव जरूरी है। यहां हम रेफरेंस कहां से लेंगे, पुंछी आयोग और सरकारी आयोग दोनों ने ये सुझाव दिए जो आपको लिखवाया गया। नीचे का सुझाव छोड़ के ऊपर का दोनों आयोगों ने दिए। नियुक्ति और पदमुक्ति की प्रक्रिया में सुधार करना, कैसे सुधार होगा तो अभी हम देखते हैं पूरी तरह केंद्र के हाथों की कठपुतली है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर और उसको पदमुक्त भी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत के हिसाब से करता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को हमें सुधार करना चाहिए जहां पर कार्यकाल की सुनिश्चितता कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए या नियुक्ति आयोग जैसी कोई, मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह केंद्र पर निर्भर ना। दूसरी चीज सुझाव कि अलग अलग परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में अलग अलग राज्यों का राज्यपाल समान निर्णय ले। इसका मतलब कि राष्ट्रपति शासन लगाने में ये नहीं कि यूपी में अलग क्राइटेरिया, बंगाल में अलग क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति में गोवा में अलग क्राइटेरिया और महाराष्ट्र में। तो अगर परिस्थिति समान है तो सारे राज्यपाल समान निर्णय लें और इसके लिए एक निर्देश पत्र होना चाहिए, एक लिखित आदेश होना चाहिए कि नहीं अगर ऐसा होगा कि भाई अगर किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो सबसे बड़े दल के नेता को ही बनाना पड़ेगा, तो इस तरह के निर्देश पत्र होना चाहिए। इसी तरह सक्रिय राजनीति में जो व्यक्ति शामिल हैं उनको सामान्यतः राज्यपाल नियुक्त करने से परहेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति आड़े आ जाएगी। और यदि कोई दल केंद्र में सत्ताधारी दल है तो उसके व्यक्ति को राज्य में राज्यपाल नियुक्त ना करना चाहिए। यदि केंद्र में भाजपा है तो भाजपा से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाए। तो यह सुझाव दिखाकर हमें कहना है कि हम इस पद को विवाद से बचा सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि राज्य की कार्यपालिका और राज्य की राज्यपालिका और संघ की कार्यपालिका में यहां तक समानता है, यहां तक थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका में, इसका मतलब राज्यपाल को यहां पर हमने कंप्लीट किया तो राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण है। उसके बाद यदि हमने संघ की कार्यपालिका समझ ली है तो उसके बाद राज्य की कार्यपालिका हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। राज्य की कार्यपालिका हमारे लिए इसलिए आसान हो जाता है उसके बाद कि संघ के सारे पद राज्य में भी। अब ध्यान रखें कि राष्ट्रपति हमने पढ़ा तो उसके समानांतर राज्यपाल पढ़ा। उपराष्ट्रपति का पद होता है लेकिन राज्यों में उपराज्यपाल का पद नहीं है। ध्यान रखना है, यूपी में, बिहार में उपराज्यपाल नहीं है। दिल्ली में उपराज्यपाल है लेकिन तब दिल्ली में राज्यपाल नहीं है। तो इस तरह का कोई डेप्यूटी पद है तो उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद राज्यों में नहीं, तो इसलिए वह है ही। तीसरा, संघ में हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इक्विवेलेंट पद राज्य में मुख्यमंत्री है। बिल्कुल सब कुछ समान है, 100% समान है। इसलिए आपको कहीं पर कोई उसी के आधार पर कर लेना है। वही मंत्रिपरिषद के निर्माण, जीवन मरण का तो सब कुछ वही हो जाएगा। इसी तरह जैसे संघ में मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, उसका आकार, 91वां संशोधन सब सेम है, तो राज्य में भी स्थिति देखते हैं बिल्कुल समान है। तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल,
इसी तरह हमने संघ में एक संस्था पढ़ी थी, भारत का महान्यायवादी। राज्य में उसका इक्विवेलेंट महाधिवक्ता है, बाकी सारे प्रोविजन समान है, तो जस्ट छोटा भाई है उसका। और संघ में हमने एक पदाधिकारी पढ़ा था, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। राज्य में उसके समकक्ष कोई पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि लेखा परीक्षण की भारत में एकल व्यवस्था है। तो इस तरह हम देखते हैं कि संघ की कार्यपालिका के समकक्ष राज्य की कार्यपालिका है, तो उसी के समानांतर हमें कर लेना है अलग से। इसी तो यहां पर हमने पहला हिस्सा कंप्लीट किया, संघ की कार्यपालिका और उसी के समानांतर राज्य। इसी तरह अब हम पढ़ेंगे संघ की विधायिका, संसद, जिसमें समय लगेगा क्योंकि एक एक चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन जब संघ की विधायिका हम पढ़ लेंगे तो राज्य की विधायिका हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90% चीजें बिल्कुल समान है। तो संघ की कार्यपालिका, फिर राज्य की कार्यपालिका, फिर हम लोग वापस कहां चलेंगे? संघ, फिर आएंगे राज्य। तो इस तरह से हम लोग दोनों को तुलनात्मक रूप में समाप्त कर लेंगे। तो राज्यपाल के बाद जितने भी पदाधिकारी हैं, या तो वो राज्य में नहीं है, जैसे उपराष्ट्रपति के समानांतर कोई पदाधिकारी नहीं है, सीएजी के समानांतर कोई पदाधिकारी नहीं है, और यदि प्रधानमंत्री के समानांतर मुख्यमंत्री है तो 100% दोनों समान है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको कर लेना है। तो अब आता है संघ का विधानमंडल, बड़ा टॉपिक फिर हम लोग शुरू करेंगे। एक बार केवल चैट देख लूं, आज मुझे चैट देखने की भी इच्छा नहीं है, सच्चाई ये है। बट अमेरिका में ट्रंप तेरे राज्य में, जाने दीजिए ट्रंप क्या करेंगे, बिडेन क्या करेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपना तो नेट ही खराब हो रहा है। अब आते हैं संघ का विधानमंडल। संघ का विधानमंडल, यूनियन लेजिस्लेचर। संघ का विधानमंडल या यूनियन लेजिस्लेचर, संघ का विधानमंडल। तो संघ को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, और जब संघ पढ़ लेंगे तो राज्य हमारे लिए इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि याद करें संघवाद में हमने पढ़ा द्विस्तरीय सरकार है, तो 90% चीजें दोनों में समान है। देखिए, हो सकता है राज्यपाल ही, पता नहीं, अगर इसके बाद बफरिंग बिल्कुल नहीं होती है तो माना जाएगा कि राज्यपाल ही शनिदेव की भांति हमारे ऊपर पड़ गया था, क्योंकि भगत सिंह को मैंने बहुत होशियारी को डांटा था, उसके बारे में दुर्भावना कही थी, तो पता नहीं वो तंत्र मंत्र जानता है क्या है। संघ का विधानमंडल, यूनियन लेजिस्लेचर। आइए इसको एकदम शुरुआत से, जीरो से शुरू करते हैं। अब ध्यान रखें कि विधानमंडल से तात्पर्य एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य कानून बनाना है। वह संस्था जो कानून बनाने का कार्य करती है विधानमंडल है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो कानून बनाए वह विधानमंडल है। तो वह संस्था जो कानून बनाने का कार्य करती है उसको हम विधानमंडल कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। और विधानमंडल के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। अमेरिका में जो कानून बनाने की संस्था है विधानमंडल, उसको कांग्रेस कहते हैं, तो अमेरिका के विधानमंडल का नाम कांग्रेस है। ब्रिटेन में, फ्रांस में उसको संसद कहते हैं, विधानमंडल को। नेपाल, अलग अलग देशों में विधानमंडल के अलग अलग नाम हैं। तो हमने देखा विभिन्न देशों में विधानमंडल के अलग अलग नाम हैं। तो उसी क्रम में भारत की विधानमंडल का नाम संसद है, ध्यान रखना। भारत के विधानमंडल का नाम संसद है। तो सबसे पहली और बुनियादी चीज हमें क्या याद रखनी है कि नेम ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट, जैसे अमेरिका। और ध्यान रखना है कि जो पैटर्न मैंने बताया, मैं देखता रहता हूं, जैसे बफरिंग होती है मैं रुक जाता ताकि क्रम न टूटने पाए। तो ध्यान रखना है, कोई एक लाइन भी बफरिंग के बाद नहीं बोलता हूं, बफरिंग के बाद में चुप हो जाता। तो अगर बफरिंग होगी तो ध्यान रखिए कि आपका हाथ नहीं चल रहा है तो मेरा भी मुंह नहीं चल रहा है। भारत के विधानमंडल को संसद कहते हैं, केंद्र में। तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संसद। अब देखें, हमारे संसद के संदर्भ में जो सबसे पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 79। तो लिखें, इससे एक चीज पता चलती है, लिखें आर्टिकल 79 के अनुसार, आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। लिखना है इसको,
आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। तो यह प्री में खूब सवाल आता है, भारत में संसद के कौन कौन से अंग हैं। यदि आए ऑर्गन्स तो हमें कहना है संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना, मेंबर नहीं है। भारत में मैं रुक गया था, इसलिए कोई चिंता ना करें, मैं हमेशा आजकल वो लाल बटन ही देखता हूं, तो मैं रुक गया था, फिर वहीं से जहां से था वहीं से कंटिन्यू हो रहा है। तो 3 है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल 79 के अनुसार 3 चीजों से मिलकर भारत की संसद बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो लिखें अतः भारत की संसद द्विसदनीय विधानमंडल, अतः भारत की संसद द्विसदनीय विधानमंडल का उदाहरण है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अतः भारत की संसद अभी संसद अतः भारत की संसद द्विसदनीय विधानमंडल है। अभी संसद शुरू ही हुआ है, संसद में बहुत कुछ है, चिंता न करें। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि जैसे ही जो भी चीज एक बार होगी तो आज भर की ही बात है, कल से तो इसको 100% ठीक होना ही है, चाहे इसमें 2 या 3 अलग अलग कंपनियों के कनेक्शन इस रूम में लग जाए, ये भी हो सकता है, ताकि एक का गड़बड़ होते ही दूसरा उसको ये कर ले। बट अभी उसी पैटर्न पे मैं चल रहा हूं कि जैसे ही बफ होता है मैं रुक जाता हूं, और लास्ट में जैसे ये खत्म एक चीज होगी, क्योंकि टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे जैसे हर चीज को पढ़ा है, तो उसको फिर पूरा मैं एक बार समग्रता में भी बताऊंगा। तो अभी तक क्या देखा कि आर्टिकल 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और इसीलिए हम कहते हैं कि कभी आए कि भारत की संसद किस प्रकार का विधानमंडल है, तो द्विसदनीय। देखिए, दुनिया में 2 प्रकार के विधानमंडल है, एक सदनीय और द्विसदनीय। जैसे चीन में एक सदनीय विधानमंडल है, इसका मतलब कि चीन की संसद का एक ही सदन है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस या एनपीसी, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, वही संसद है, उसमें कोई 2 सदन नहीं है, तो एक सदनीय है। लेकिन ज्यादातर देशों में, चाहे वो भारत हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ज्यादातर देशों में संसद के 2 सदन होते हैं। तो इसलिए भारत की संसद एक सदनीय विधानमंडल नहीं है, भारत की संसद द्विसदनीय विधानमंडल का उदाहरण है। और इसके 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा इसके 2 सदन हैं। राज्यसभा और लोकसभा इसके 2 सदन है। तो आइए एकदम जीरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिए, राज्यसभा की रचना। राज्यसभा की रचना, राज्यसभा कैसे बनती है? राज्यसभा की रचना, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। बहुत इसको लेके आपके दिमाग में ये रहता है कि 252 मेंबर होते हैं, किसी किताब में 252 लिखा हुआ है, किसी किताब में 250 लिखा हुआ है, किसी किताब में 245 लिखा हुआ है। तो अभी 100% ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी, केवल माइंड कंसंट्रेट करना है जो मैं बोल रहा हूं। तो पहले जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं राज्यसभा की रचना पर, वैसे ही आपको भी चार्ट बनाना है। किस पर? कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा की रचना पर पहले आपको चार्ट बनाना है, स्लाइड बनाना है। तो जैसे मैं बना रहा हूं, बनाइए ध्यान से। एक और लिखें संविधान, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले हम लोग लिखने का कार्य करें। और दूसरा कॉलम बनाइए संसद। अभी सब क्लियर हो जाएगा कि 245, 250 किस परिस्थिति में क्या उत्तर है। संविधान और उधर लिखें संसद। संविधान के नीचे लिखें अधिकतम। अधिकतम अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी घबराना नहीं है कि क्या क्या लिख रहे हैं, अभी केवल लिखते जाना है। जब चार्ट बन जाएगा तब एक्सप्लेनेशन होगा। तो संविधान, उसके नीचे अधिकतम, और संसद के नीचे कुल। हां, फिर आगे बिल्कुल वहीं से जहां से छोड़ा था वहीं से कर रहा हूं। मैं देख रहा था कहां पे गड़बड़ी है, चिंता न करें, एग्जैक्ट गड़बड़ी होती है मैं रुक जाता हूं। संविधान के नीचे अधिकतम लिखें और संसद के नीचे आप लिखें कुल। तो 2 चार्ट बना, राज्यसभा की रचना, संविधान और अधिकतम।
और उधर संसद और कुल। यहां अधिकतम में आप लिखें 250, 250, और यहां पर कुल में आप लिखिए 245। देखिए कैसे एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और देखिए कितने सवाल निकल जाएंगे। तो अधिकतम में आपको लिखना है 250 और कुल के नीचे लिखना है 245। अब फिर उसको दो हिस्से में बांटना है, निर्वाचित और इधर लिखना है मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत किसके नीचे? अधिकतम के नीचे आपको लिखना है निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित के नीचे लिखें आप 238। पूरा चार्ट क्लियर करूंगा, पहले लिख लीजिए। निर्वाचित के नीचे आप लिखेंगे 238 और मनोनीत के नीचे आप लिखें 12। निर्वाचित 238, मनोनीत 12। फिर निर्वाचित के नीचे आपको लिखें राज्य प्लस यूटी। देखें एक इतना सा स्लाइड कंपोजिशन से रिलेटेड मैं दावा करता हूं, और कंपोजिशन से संबंधित मैं दावा करता हूं कि यदि आपने इस स्लाइड को ठीक से समझ लिया, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, तो राज्यसभा की रचना से संबंधित प्री में शायद कोई सवाल मिस नहीं होगा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और अभी तक J&K जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद का डाटा है, तो किसी किताब में यह अपडेटेड डाटा नहीं है जो मैं दे रहा हूं। तो आपको इसी अपडेटेड डाटा को फॉलो करना है। किताबों में जो भी लिखा है यदि इसके अगेंस्ट है तो वो गलत है। शायद इसलिए भी गलत है कि वो पुराना डाटा पर आधारित संख्या है। ठीक है, तो यही डाटा परफेक्ट है जो मैं बना रहा हूं। मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, आप इसको अच्छे हैंडराइटिंग में फूल पत्ती बनाकर कॉपी कर लेना और 10 दिन के लिए अपने कमरे में लटका लेना जब तक कि याद ना हो जाए। तो अब आए संविधान अधिकतम 250, इसमें निर्वाचित 238 और उसके नीचे आपको लिखना है राज्य और यूटी, और मनोनीत के नीचे आप लिखें राष्ट्रपति। मनोनीत के नीचे लिखे राष्ट्रपति और 4 चीजें लिखें, सब चीज क्लियर हो जाएगा। एक ही डाटा में सब कुछ है। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। राष्ट्रपति, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। तो इस तरह से यह पहला हिस्सा चार्ट का बना। एक बार मैं पढ़ देता हूं। संविधान अधिकतम, उसके नीचे 250, फिर 2 कैटेगरी में बांटिए, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित के नीचे लिखिए 238 और राज्य और यूटी से। अब देखिए हर चीज एक सवाल है, कोई सवाल मिस नहीं होगा अगर इसको समझ लिए तो। और मनोनीत के नीचे लिखिए 12, फिर नीचे लिखिए राष्ट्रपति, फिर लिखिए साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। अब आइए इधर संसद और कुल पे। यहां पर आपने 245 लिखा, तो 245 आपने लिखा कुल में, तो इसमें भी 2 तरह से लिखिए, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित के नीचे आप लिखें 233 और मनोनीत के नीचे लिखें 12। 233 और मनोनीत के नीचे आपको लिखना है 12, मनोनीत 12। अब निर्वाचित को यहां पर आप पुनः 2 हिस्सों में बांट दें। प्रांत, अभी तक का सारा डाटा आ जाएगा, और यूटी। प्रांत और यूटी। प्रांत में इस साइड में ऐसे में एक लकीर दे दूं। प्रांत के नीचे आपको लिखना है, अभी थोड़ा सा जटिल लग रहा है बट एकदम समझ में आएगा, घबराना नहीं है, 100% समझ में आएगा। लिखते समय थोड़ा बड़ा बट, और इससे 20 सवाल हल होंगे कम से कम कंपोजिशन के। तो प्रांत के नीचे आप लिख लीजिए 225, 225, ये लेटेस्ट डाटा है। और नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए 229, ताकि कोई सवाल हल ना, मतलब कोई सवाल रुके नहीं। 225 ब्रैकेट में 229, फिर से मैं बोल दूंगा,
और यहां पर यूटी में आप लिखें 8 और ब्रैकेट में 4, 8 और ब्रैकेट में 4, और ये जो 8 ब्रैकेट में 4 है उसको और लिख लें डी फॉर दिल्ली 4, जे एंड के 3 और पी फॉर पुदुचेरी 1। डी या दिल्ली लिख लें, उसके आगे 4, हाँ ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, जे एंड के 3 और पुदुचेरी 1। ये नीचे जो लिखा हुआ है 1 है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा लिखने में ये हो गया, बट इसको 1। अब फिर से मैं एक बार फिर से इस पूरे डाटा को पढ़ रहा हूं, जिसका कहीं भी छूट रहा है तो आप मिलान कर लीजिए कि सही है कि नहीं। राज्यसभा की रचना, इधर संविधान और इधर संसद, 2 कॉलम बना। संविधान के नीचे हमने लिखा अधिकतम और संसद के नीचे लिखा कुल, ध्यान रखना, ये भी मिला लीजिए एक बार डाटा। अधिकतम के नीचे 250, कुल के नीचे 245। अब ये जो अधिकतम है उसको 2 हिस्से में हमने बांटा, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित के नीचे हमने लिखा 238 और मनोनीत के नीचे लिखा 12। फिर निर्वाचित के नीचे लिखा राज्य और यूटी से, और मनोनीत के नीचे लिखा राष्ट्रपति, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, 4 चीजें लिखी। अब इधर हमने संसद कुल 245, फिर इसको 2 हिस्से में बांटा, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित के नीचे हमने लिखा 233, मनोनीत के नीचे लिखा 12। फिर ये जो 233 निर्वाचित है उसको 2 हिस्से में बांटा, प्रांत और यूटी। ये अभी तक का मैं फिर कह रहा हूं, लेटेस्ट डाटा है, आज की तारीख का डाटा है, और किसी भी लक्ष्मीकांत का जो लेटेस्ट एडिशन है, चाहे डीडी बसु, उसमें भी ये डाटा नहीं है, क्योंकि वो जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन से पहले का डाटा है। ये नया डाटा, यहां से सवाल जरूर आएगा आने वाले सालों में। तो प्रांत और यूटी, यहां बांटा प्रांत, यहां यूटी। प्रांत के नीचे हमने लिखा 250, 225 और ब्रैकेट में 229, मैं सब बताऊंगा कौन कौन सी संख्या। और यूटी के आगे हमने लिखा 8 और ब्रैकेट में 4, और फिर उसके नीचे लिखा दिल्ली या डी 4, दिल्ली के लिए 4 सीटें। फिर हमने लिखा जे एंड के 3, जम्मू और कश्मीर के लिए 3 सीटें, और पी फॉर पुदुचेरी, पुदुचेरी के लिए 1 सीट, और ये 12 मनोनीत हैं। तो आइए अब इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि राज्यसभा की कंपोजिशन या राज्यसभा की रचना किस प्रकार होती है। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। संविधान के, और यहां पर लिखना चाहे तो संविधान के नीचे एक और चीज लिख लें कि संविधान के आर्टिकल 80 में यह बात है। तो जो इधर वाला हिस्सा है, जो ग्रीन से इस साइड का हिस्सा है, वो है आर्टिकल 80। तो आर्टिकल भी पूछ देता है, खास करके इस बार इंपॉर्टेंट हो गया ये आर्टिकल। मैं सारे आर्टिकल जान के आपको नहीं देता हूं कि 470 आर्टिकल अभी भारत के संविधान में 104 संशोधन के बाद। तो आप 470 आर्टिकल कैसे याद करेंगे? इम्पॉसिबल है। मेरे लिए तो बहुत आसान है, यहां संविधान ही संविधान पड़ा हुआ है, 3-4 संविधान मेरे इधर साइड में पड़े हुए, अलग अलग पब्लिकेशन के, है एक ही चीज, बट तो सारा आर्टिकल तो लिखवाना मेरे लिए बहुत आसान है, बट सारा नहीं संभव है ना, आपके लिए याद करना संभव नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो तो ये इस बार याद रखना, 80 आर्टिकल, इस बार 80 बनेगा, और 81 आर्टिकल जब लोकसभा, तो ये 2 आर्टिकल। तो अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है? राज्यसभा की रचना से। पहला तो ये है कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा इज गिवन इन आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 क्या कहता है? वो इधर वाला हिस्सा है, तो ध्यान रखें, ये लाइन से इधर वाला हिस्सा अनुच्छेद 80 है। अनुच्छेद 80 कहता है, संविधान कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 होंगे, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम। कुल कितने होंगे ये नहीं बताता है संविधान। संविधान का अनुच्छेद 80 केवल इतना कहता है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 होंगे। इसका मतलब है कि 251 नहीं हो सकता, 255 नहीं हो सकता, लेकिन 250 या उससे कम हो सकता है, 250 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 250 हो सकता है, और 250 से कम हो सकता है। तो 250 हो सकता है, 245 हो सकता है, 240 हो सकता है। तो वो कुल कितना होगा, ये राइट संसद को दिया। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 80 क्या कहता है कि अधिकतम संख्या 250 होगी, लेकिन एग्जैक्ट कुल कितनी होगी,
इसको निर्धारित विधि के द्वारा भारत की संसद करेगी। तो संविधान में अधिकतम संख्या 250 है, लेकिन कुल कितनी होगी? तो 250 से ज्यादा नहीं होगी, 49 हो सकती है, 48, 45, 40, 100, जितना होना है। वो क्या संख्या होगी, इसका निर्धारण भारत की संसद के द्वारा किया जाएगा। तो फिर उसके बाद संविधान कहता है कि ये जो 250 अधिकतम होंगे, ये दो प्रकार के होने चाहिए। निर्वाचित होंगे कुछ, और कुछ मनोनीत होंगे। तो ध्यान रखना है कि राज्यसभा के सदस्य दो प्रकार के होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। फिर कहता है कि जो निर्वाचित होंगे वो अधिकतम 238 हो सकते हैं। तो अधिकतम 250 संसद रख सकती है। उसमें संसद को दो तरह से करना है। कुल की बात की जाए कि कुछ निर्वाचित रखने होंगे, मनोनीत, कुछ मनोनीत, और मैक्सिमम 238, अधिकतम 238 ही वह निर्वाचित रख सकता है। अधिकतम ही 238 निर्वाचित रख सकता है। तो अधिकतम 238 निर्वाचित है, तो 12 बच गया, तो अधिकतम 12 मनोनीत होंगे। इसका मतलब संसद चाहे तो 238 तक निर्वाचित रख सकती है, 235, 233 कम रख सकती है, ज्यादा नहीं, और अधिकतम 12 संसद मनोनीत रख सकती है। इसका मतलब 210 भी रख सकती, 10 भी रख सकती है, 9 भी, 12 से ज्यादा नहीं। फिर फर्दर संविधान कहता है कि ये जो 238 निर्वाचित होंगे, इनका निर्वाचन दो जगहों से होगा। तो यदि आए कि क्या राज्यसभा के सदस्य यूटी से चुने जा सकते हैं, तो हमें कहना बिल्कुल चुने जा सकते हैं, यदि उस यूटी में विधानसभा है। और चूंकि 3 यूटी में विधानसभा है, इसलिए 3 यूटी से चुने जाते हैं। यह प्रश्न आया है आईएएस में। बहुत लोग गलती करके आते कि राज्यसभा के सदस्य केवल राज्यों से चुने जाएंगे। नहीं, आर्टिकल 80 में यह भी लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य राज्य से भी चुना जाएगा और यूटी से भी चुना जाएगा। तो यह अधिकतम 238 होंगे और राज्य और यूटी से होंगे, और 12 अधिकतम मनोनीत होंगे। और वो कौन मनोनीत करेगा? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर। और आपने पढ़ा भी कि 4 आधार हो सकते हैं, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इधर वाली संख्या संविधान ने तय की है, और वह संख्या अधिकतम है कि मैक्सिमम नंबर तो आपका इधर वाला निकला, लेकिन एग्जैक्ट कितना होगा, कुल कितना होगा, यह निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया। कुल संख्या कितनी होगी, फिर से मैं शुरू करता हूं। मुझे पता है कहां पे छूट गया था, तो मैं रुक गया था, इसलिए बिल्कुल ना घबराए। आइए, जहां पे रुक गया था वहां से मैं आगे करता हूं। तो हमने देखा कि अधिकतम संख्या कौन तय कर देता है? भारत का संविधान, कि अधिकतम 250 है, उसमें निर्वाचित भी है, मनोनीत भी है, यह मैक्सिमम संख्या है। अधिकतम संख्या तय की गई है। उसके बाद आते हैं कि संसद ने कुल क्या तय किया है। तो ध्यान रखना है कि यदि एग्जाम में अधिकतम, अभी तक अधिकतम वाला हिस्सा हमने किया, और मुझे पता है कि उसके बाद थोड़ी सी सिस्टम में खराबी आई थी, तो फिर वहीं पे मैं रुक गया था। तो अब एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना, जब हां, तो संसद ने यह अधिकतम कर रखा है, और कुल कितनी संख्या होगी ये करके, और आज मैं एंड ही कर दूंगा ये वाला आपको समझा के।